हमारी सोच में लगता है कि अंतिम लड़ाई ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद जायसवाल हैं, इन्हीं की चट्टी पर दुकानदार है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो बड़े बड़े या छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जो और तरीके से नौकरी करने वाले डॉक्टर है या अधिकारी है, कितना उनको सुकून मिला है इस सरकार में। इसके पहले किसके पास कब फोन की घंटी जेल से या बाहर से आ जाए, कैसे फिरौती मांगी जाती थी, उस पीड़ा को समाप्त किया है इस सरकार ने बुलडोजर चलाकर। नमस्कार। प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के शिष्य आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदी के रूप में सियासत की दुनिया में कदम रखने वाले पूर्वांचल के कद्दावर नेता जसवंत सिंह जी हमारे साथ हैं। समाज और राष्ट्र को केंद्र में रखकर ये सियासत करते हैं। 4 बार एमएलसी रहे हुए हैं और 2 बार विधानसभा मुबारकपुर से विधायक रहे हैं। भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन्होंने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की, प्रथम बीज कब अंकुरित हुआ राजनीति की तरफ। राजनीति तो इस देश का हर व्यक्ति करता है, दिशाएं उसकी अलग होती हैं। कोई खेत खलिहान में करता है, कोई दुकान पर करता है, कोई नौकरी में करता है, कोई फुल टाइम केवल राजनीति ही करता है। वैसे हम लोग बचपन में जब इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इस देश के नेता श्री चंद्रशेखर जी को जजी कचहरी के मैदान में सुनने का अवसर मिला और उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हुए जी। उसी के बाद इस देश में आपातकाल लगा और वह आपातकाल ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि इस तानाशाही के दौर से हमारा देश निकल नहीं पाएगा, इसके खिलाफ संघर्ष करने की ज़रूरत है। और उस संघर्ष में हम लोग जेल के अंदर गए और तभी से मन किया कि शुद्ध रूप से पूरी समय राजनीति में लगाना चाहिए, क्योंकि और लोगों में और फुल टाइम पॉलिटिशियन में फ़र्क इतना है कि ईमानदारी से वो लोग राजनीति नहीं कर पाते, जो दूसरा भी धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या और काम करते हैं। इसीलिए राजनीति करने की इच्छा जागृत हुई जी। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप राजनीति में नहीं आते तो कहाँ पसंद करते, किस क्षेत्र में जाना। देखिए, मन में जब सेवा भाव है तो सेवा ही करते और कहीं नहीं जाते जी। मैं तीसरा सवाल आपसे सिंह साहब करूँगा कि आप 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे सपा से, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका सपा से मोह भंग हो गया। देखिए, सपा से कोई मोह भंग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन चेंज कर दिया। जिस बात को हम लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, इस पार्टी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। 125 करोड़ का उद्बोधन श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। जब आदमी में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। और 125 करोड़ के अलावा इस हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, उसी में सब लोग हैं। तो उनकी विचारधारा पूरे देश की जनता के साथ हो गई। और हमारी समाजवादी पार्टी की जो सोच थी वो घटक दलों में थी, कोई कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई। तो जहाँ सामाजिक रूप से सारे लोग एकत्रित हो गए तो वह बात हमको पसंद आई कि अब तो कोई भेदभाव नहीं है, यह लोग भी समाजवादियों से 4 कदम आगे चले गए जी।
भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सार्थक हुआ है? हमसे बेहतर आपको जानकारी होनी चाहिए जिस सवाल को आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से जो स्लोगन दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसको आप एक एक एंगल से उठा करके देखिए। मकान देने में कोई जात, कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई मजहब इस सरकार में नहीं देखा गया। जो गरीब था उसको मकान मिला, जिसको आवश्यकता थी उसको शौचालय मिला। और अभी जीता जागता उदाहरण आप देख रहे होंगे, जब हमारे देश पर कोरोना नामक संकट आया तो इस दौरान इस देश का कोई आदमी भूखों न मरे, दवा के कोई परेशानी न हो, इसमें न हिंदू दिखा, न मुसलमान दिखा, न सिख दिखा, न ईसाई दिखा। इस देश का इंसान दिखा और उसको भरपूर सरकार ने मदद किया। अब आप ही बताइए कि इसमें उनके नारे सार्थक हुए कि नहीं हुए? नारे थे वो सार्थक होते तो कोरोना काल में लाखों लोग काल के गाल में समा गए। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की वजह से बहुत सारे लाशों का दृश्य देखा गया। तो इतनी परेशानी थी जिसमें सरकार की व्यवस्था न होने के कारण फेल हुआ। तो इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जितना बड़ा हमारा देश है और जितनी बड़ी आबादी है, बहुत लोग आप कहते होंगे कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है, रूस हमसे बहुत आगे है, इंग्लैंड हमसे बहुत आगे है। लेकिन इस लड़ाई में हिंदुस्तान सबसे आगे गया। जितनी मौतें अन्य देशों में हुई उससे कम मौतें हुई। आप केवल मौत देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी को इस सरकार ने बचा लिया। इस सरकार की उपलब्धि है। इस सरकार के सामने दुनिया का कोई देश ठहरता ही नहीं है। उपलब्धियों की तरफ जाइए, सकारात्मक होइए। नकारात्मक तो सामान्य रूप से मरीज होगा, अस्पताल में जाता है, पूरी सुविधा रहती है। इस देश का प्रधानमंत्री भी मरता है, इस देश के राष्ट्रपति भी मरते हैं। तो ऐसा तो रहता नहीं है कि असुविधा के चलते मर जाते हैं। वह एक मौत सुनिश्चित है, कुछ होती है। और इतने बड़े संक्रामक बीमारी में इस देश की सरकार ने और इस प्रदेश की खास तौर से सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह देश में उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, दुनिया में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है। कितना नंबर देंगे सरकार को 100 नंबर में, काम के मामले में, जो उन्होंने विकास के मामले में? देखिए, जो चुनौती इस सरकार को सौंपी गई थी, उस चुनौती में 100% अंक हासिल किया है। बल्कि उससे आगे बढ़ कर के भी जो हम काम नहीं दिए थे, उस काम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। और भ्रष्टाचार पे? देखिए, भ्रष्टाचार अगर आप देखना चाहेंगे तो जो लाभार्थी सरकार से प्राप्ति होती है, उसके खाते में सीधा ट्रांसफर धन का होता है, सुविधा का होता है। और जो हमारे पास कार्ड की सुविधा है, उन कार्डों से होता है। बिचौलिए को पूरी तौर पर समाप्त कर दिया गया। भ्रष्टाचार विहीन समाज बनाने की दिशा में इन्होंने पूरी तौर पर सफलता पाई है। कुछ जगहें चोरी की हुई होंगी, उन अधिकारियों पर भी निगाहें थीं, लेकिन एक बार में एक ही तरफ का सफाया हो सकता है। दूसरा कुछ बाकी होगा तो आने वाली सरकार उस भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर देगी। लोग कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर अपराधियों पे चल रहा है, गुंडा राज खत्म हो गया। तो क्या लगता है कि गुंडा राज खत्म हुआ? देखिए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने उठाया। हमारे यादाश्त में जब से सरकारें चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हों, सपा की हों, बसपा की हों, भाजपा की भी रही हैं, लेकिन इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो चैन सुख समाज को मिला है, उसके बारे में शायद आप नहीं सोच रहे होंगे।
जो चट्टी पर दुकानदार है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो बड़े बड़े या छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जो और तरीके से नौकरी करने वाले डॉक्टर है या अधिकारी है, कितना उनको सुकून मिला है इस सरकार में। इसके पहले किसके पास कब फोन की घंटी जेल से या बाहर से आ जाए, कैसे फिरौती मांगी जाती थी, उस पीड़ा को समाप्त किया है इस सरकार ने बुलडोजर चला करके। आज किसी आदमी को डर नहीं है अपना काम करने में, और किसी की हिम्मत और जरूरत नहीं है कि वो किसी को धमकी भरे लहजे में बात करे। वह लोग जरूर प्रताड़ित हैं और इस चुनाव में उम्मीद किए हुए हैं कि शायद हम भारतीय जनता पार्टी को हटा दें तो हमारी वह पुरानी फसल फिर से तैयार हो जाए और हम वसूली करने लगें। आज जो चैन है वो चैन कायम रहेगा। जनता इसको महसूस कर रही है, इस नाम पर कि हमें रात की नींद न खराब हो, हमको कोई धमकी न मिले, हमें कोई आतंक का जीवन न मिले और फिर से वो अराजकता तो न आवे। उनको रोकने के लिए खास तौर से महिलाएं, खास तौर से बुजुर्ग, नौजवान सब कमल निशान की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम जिस अराजकता से निकल कर आए हैं वह अराजकता कहीं वापस न आवे, उसको रोकना है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जाने को तैयार हैं। आजमगढ़ में हम हैं, तो आजमगढ़ में बात करेंगे आपसे कि क्या लग रहा है कि इस बार कुल 10 सीटें हैं विधानसभा की, कितने कमल खिलेंगे? आधा तो निश्चित हो चुका है, आधे में संघर्ष। हम क्षेत्र में घूमते हैं तो ये एक समस्या आती है रोजगार की कि जो युवा है वो रोजगार के लिए परेशान है, और कुछ किसानों की भी समस्या रहती है कि बड़ा किसान परेशान हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग जो इस सरकार विरोधी थे उन लोगों ने पशुओं को लावारिस छोड़ा, लेकिन भगवान की कृपा है कि अनाज की उत्पादन उसके बावजूद भी बढ़ा। उन लोगों की साजिशें काम नहीं की और उस समस्या को सरकार ने नज़रअंदाज नहीं किया। अभी शुरुआत की गौशालाओं की, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी इसी चुनाव के दौरान कहा है कि इस समस्या के निदान के लिए कानून बनेगा और उसकी व्यवस्था होगी। सरकार किसी चीज़ में लापरवाही नहीं की है और सरकार ने किसी चीज़ को छोड़ा भी नहीं है। यह सरकार शुद्ध रूप से जनता की बनाई हुई जनता के लिए है और जनता के लिए काम कर रही है। ये लास्ट सवाल सिंह साहब मैं आपसे करूंगा कि हम मुबारकपुर विधानसभा में बैठे हुए हैं, और मुबारकपुर विधानसभा में बसपा, सपा, कांग्रेस सारे दल, गुड्डू जमाली जो सिटिंग एमएलए भी हैं, वो सारे लोग लड़ रहे हैं। और चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, तो आपकी लड़ाई मुबारकपुर में किससे है? देखिए, ये इस विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है वो अभी बहुत स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि किस दल का किस दल से संघर्ष है। यहाँ 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चारों का आपने नाम भी लिया, और चारों के पास जनाधार भी है, और चारों में अंतिम समय में किसकी संभावना बढ़ जाएगी ये केवल आकलन किया जा सकता है। आकलन हमसे व्यक्तिगत जानना चाहेंगे तो हमारी सोच में लगता है कि अंतिम लड़ाई ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद जायसवाल हैं, इन्हीं के बीच होगा। अब इसमें आज के दिन तो लगता है कि जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के चुनाव में मिला था, भारतीय जनता पार्टी को वोट में बढ़ोतरी होगी। वैसे उदाहरण है इस विधानसभा में, एक बार हफीज भारती चंद्रजीत यादव जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे। चंद्रजीत यादव जी के नाम का एक भी वोट नहीं था और दूसरा कोई वोट नहीं मिला,
केवल एक ही वर्ग की ओर से वो विधायक हो गए। जनहित इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।